अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। ठंडी ठंडी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और जिंदगी में सुकून के लिए दुनियावी मालूमात का लालच, हर्स और भूख खत्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसीलिए इंसान को बार बार सखावत करने का हुक्म दिया जाता है। और हज़रत वासिफ अली वाज़रिफ़ का एक कॉल है कि अमीर की सखावत अल्लाह की राह में तकसीम रिस्क में है और गरीब की सखावत तस्लीम तकसीम राज़िक में है। और वो गरीब सखी है जो दूसरों के माल को देखना और उसकी तमन्ना छोड़ देता है। तो जनाब, हमें ये सबको आदत अपनानी चाहिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना चाहिए। और इसी खूबसूरत पैगाम के साथ हमने आगे बढ़ना है और बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो माहिरीन सेहत की जानिब से हमेशा हम सबको तलकीन की जाती है कि आप अपनी वर्क और डेली लाइफ की जो रूटीन होती है ना उसमें बैलेंस की आदत अपनाएं, क्योंकि एक हद से ज़्यादा वर्क प्रेशर, असाबी तनाव और डिप्रेशन समेत कई ख़तरनाक बीमारियों का भी बाइस बनता है। लेकिन बढ़ते हुए समाजी और मुआशी मसाइल की वजह से बेशतर लोगों को एक से ज़ायद जॉब्स करना पड़ती हैं जो बराह रास्त उनकी सेहत को भी मुतासर करती है। और एक हालिया तिब्बी तहकीक भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि माली परेशानियों और काम के दबाव का शिकार लोगों में 10 साल के दौरान दिल और शरियानों के अमराज का इम्कान है और उन मसाइल का सामना ना करने वालों से 24% ज़्यादा, जबकि फॉलेज का इम्कान 30% तक ज़्यादा होता है। तो इससे पहले भी कई तहकीकात में असाबी तनाव और माली मसाइल का जो मुख्तलिफ अमराज कल्ब और फॉलेज से वाज़े ताल्लुक सामने आ चुका है। लेकिन 21 ममालिक में 1 लाख से ज़्यादा अफराद पर होने वाली इस तहकीक में सेहतमंद अफराद को माली परेशानियों और काम के दबाव की बिना पर दिल और शरियानों की बीमारी में मुब्तला होते हुए देखा जा सकता है। तो वो कौन कौन से अवामिल हैं जो इस पूरे अमल में अमराज कल्ब और फॉलेज की वजह बनते हैं, फॉलेज की अलामात क्या हैं, वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक है, न्यूरोलॉजिस्ट है और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। डॉक्टर अबू बकर, पहले तो हमें फॉलेज के हवाले से बताइए, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, फॉलेज बुनियादी तौर पर जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट्स आते हैं, फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाए, इसको फॉलेज कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर जो वजूहात के अंदर 2 तरह की वजूहात हैं। कुछ है जो मेडिकल कॉजेज और कुछ है जिनका हमारी लाइफ स्टाइल से ताल्लुक है। ठीक। तो मेडिकल कॉजेज तो अक्सर लोग जानते हैं कि जो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, मल्टीपल चीज़ें हैं। लेकिन जो लाइफ स्टाइल है उससे रिलेटेड जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग। उसके बाद हम अगर कोई लाइफ स्टाइल हमारा अगर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, अगर लोग बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी की कमी है, उसकी वजह से हो जाता है। ये डाइटरी हैबिट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान जो है ना प्रोटीन्स और फैट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। या अगर मोटापा है किसी को और इनएक्टिविटी है बॉडी के अंदर और अल्कोहल का इस्तेमाल है, ये ड्रग्स का इस्तेमाल है, ये सारी चीज़ें, या फिर जैसे भी आपने बताया कि परेशानियाँ, मतलब डिप्रेशन और जो परेशानी, ये भी एक बड़ा सबब बन सकता है, बहुत बड़ा सबब है। और उसके बाद इवन आजकल जैसे माहौलियाती तब्दीली आ रही है, स्मोक है, इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन हो गया स्ट्रोक के साथ। अच्छा। तो और उसके बाद जो कोविड है, ये कोविड बजाते खुद जो है ना उसको स्ट्रोक की कॉज बन सकता है। लेकिन मुझे बताइए, मतलब कौन से अफराद जो ज़्यादा इसका शिकार हो सकते हैं या कौन सी मुख्तलिफ बीमारियों में अगर वो ऑलरेडी लाहक हैं तो उनको फॉलेज भी हो सकता है? देखिए, उमूमी तौर पर ये 55 साल से ज़्यादा उम्र को ये बीमारी लाहक होती है फॉलेज की। लेकिन वैसे कोई एज लिमिट नहीं है, किसी एज में भी फॉलेज हो सकता है। और बीमारियों के अंदर जो 55 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को जो ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, शुगर का अनकंट्रोल होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ज़्यादा होना, एक्सेसिव स्मोकिंग करना, अल्कोहल का यूज़ होना, ये सारी चीज़ें फॉलेज का बाइस बन सकती हैं। और अगर इनके ऐड ऑन इंसान को स्ट्रेसर्स हैं लाइफ के, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, वर्कलोड ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें जो है उसको मज़ीद बढ़ावा देती है इस बीमारी को। तो ये इसकी रेशो क्या है? अगर साल में देखा जाए तो कितने केसेस आ जाते हैं फॉलेज के? देखिए, पूरी दुनिया में जो है वो कहते हैं हर 40 सेकंड में एक शख्स को फॉलेज होता है और हर 1 मिनट के अंदर पूरी वर्ल्ड का जो डेटा है उसके अंदर एक शख्स की डेथ होती है फॉलेज की वजह से। और पाकिस्तान में तकरीबन कहा जाता है, जो हमारा रफ सा एस्टीमेट है, वो बहुत अच्छी एपिडेमियोलॉजी नहीं है हमारे पास, लेकिन कम से कम 1 लाख में से 250 लोगों को फॉलेज होता है हमारे यहाँ। और ये तादाद बढ़ती जा रही है ड्यू टू
सर्टन कॉजेज जो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में फैले हुए। एग्जैक्टली और जितनी डिप्रेशन और एंजाइटी हो रही है और कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, हमें बताइए कि इसकी अलामात क्या होती हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये हमें फॉलिज का अटैक हो रहा है। देखिए फॉलिज जो है ना ये सडन ऑनसेट एक बीमारी है, यानी इसको एक इमरजेंसी है। इसको हम जिस तरह हार्ट अटैक कहते हैं, इसके लिए ब्रेन अटैक का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर सर्टन सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आती हैं। अगर किसी शख्स को बैठे बैठे बोलने में दुश्वारी हो जाए, जुबान लड़खड़ा जाए, या उसको अल्फाज ना मिल रहे हो कुछ कहने के लिए, या उसको किसी की बात समझ ना आए, या उसका चेहरा टेढ़ा हो जाए जिसको आम जुबान में लकवा कहते हैं, ठीक है, या उसका बाजू जो है अचानक काम करना छोड़ दे, टांग में वजन न पड़े, या फिर उसकी बॉडी के साइड के ऊपर नमनेस शुरू हो जाए, उसको सेंसेशन फील ना हो चीज़ें में, तो उसको हम फ़ौरन से जो है ना वो एक अलामात है कि इसको फॉलिज डेवलप हो गया। तो उसके लिए फिर इमरजेंसी मैयर सारी ली जाती है ताकि इसको बचा जा सके। तो ये जो डॉक्टर साहब आप अलामात बता रही हैं, क्या अचानक ही अलामात पैदा होना शुरू होती हैं या आहिस्ता आहिस्ता इसको मैयर किया जा सकता है? ये अचानक होती हैं और विद इन सेकेंड्स टू 3 डेज तक का इसका स्पैन होता है। यानी फॉलिज की बेशुमार अक़साम है, उसमें कुछ होती है विद इन सडन, यानी कि विद इन मिनट्स और सेकंड्स जो है इंसान को अलामात आ जाती हैं, और कुछ होती है कि जो ग्रेजुअली डेवलप होती हैं और विद इन 3 डेज जो है 3 दिन के अंदर वो मैक्सिमम चली जाती हैं, और फिर उसके बाद वो उसकी अलामात का बढ़ना रुक जाता है, लेकिन वीकनेस जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। और इस तरह के मरीज़ ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं कि जिनको अलामात थोड़ी थोड़ी शुरू होती हैं और लोग उनको समझते हैं कि शायद कमज़ोरी हुई है, एग्जैक्टली, या स्ट्रेस है, या हम लोग थकावट का शिकार हो चुके हैं, और वो पता चलता है कि 3 दिन के बाद बिल्कुल पूरी बॉडी उसकी वीक होगी और इंसान को जो है ना वो स्ट्रेचर पर हॉस्पिटल लाया जा रहा है। मतलब अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि इसकी अलामात क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। बिल्कुल ऐसी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर अवेयरनेस हो जाए तो बहुत ही सिम्टम इसकी बहुत कॉमन है, मतलब इतनी मुश्किल नहीं है जिसको कोई बंदा पहचान ना सके। पूरी दुनिया के अंदर बाकायदा इसकी मुहिम चलाई जाती है, खासतौर पर यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, कि छोटी छोटी अलामात हैं और आम आदमी भी उनको पहचान लेता है कि उनको अगर पेशेंट को पहले से रिस्क फैक्टर मौजूद है, शुगर है, बीपी है और मल्टीपल और जैसी चीज़ें हैं, और अचानक उसकी बॉडी के फंक्शन के अंदर किसी भी लेवल पे उसको डिस्टर्बेंस आती है, अचानक नज़र कमज़ोर हो जाती है, इंसान लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, बोलने में दुश्वारी है और मल्टीपल छोटी छोटी चीज़ें हैं, और उमूमी तौर पर ये एक साइड पे होती है वीकनेस और एक साइड की नमनेस है। तो जैसे ही ये डेवलप हो तो इसका मतलब है कि इंसान को फालिज हो रहा है, और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है, हमारे यहाँ अभी वो सिस्टम डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वेस्ट में ये है कि आप उसको सर्टन लेवल पे आप कॉल करते हैं और फ़ौरन आपको स्ट्रोक सेंटर्स में ले जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर ट्रीटमेंट का पूरा प्लान, एक सिस्टम डेवलप होता है, उसके मुताबिक किया जाता है। और ये फॉलिज की कितनी अक़साम है, कितने किस्म के फॉलिज हो सकते हैं? फॉलिज की बुनियादी तौर पर 2 अक़साम है। एक होता है कि खून की नाली का बंद हो जाना, ठीक है, या ब्लड सप्लाई कम हो जाना ब्रेन को, और दूसरी है कि खून की नाली का फट जाना। तो हर 10 में से 8 मरीजों को जो खून की नाली बंद होने की वजह से फॉलिज होता है, और बाकी 2 को खून की नाली फटने से होता है। और इनकी क्या वजूहात सेम होती हैं या अलग अलग हो सकती हैं? वजूहात मोस्टली जो है इन दोनों की कॉमन वजह तो हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और हाइपरटेंशन जो इन दोनों कॉजेज के स्ट्रोक कर सकती। अदरवाइज जो खून की नालियाँ फटने की वजूहात है कि बाज़ वक़्त ब्रेन के अंदर की नालियों का कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, कोई गुब्बारे से बने होते हैं, कोई खून की नालियों के गुच्छे बने होते हैं पैदाइशी, तो उनकी वजह से वो रप्चर करती है तो हेमरेज हो जाती है। तो क्या ये जीन्स में भी आ सकता है, मतलब अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो ये आप में भी चांसेस हो सकते हैं? जेनेटिक्स है इसके अंदर, ये है कि जिन फैमिलीज में शुगर और बीपी फैमिली में रन करती है, और जिन कुछ फैमिलीज हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल फैमिलीज में रन करता है, पेशेंट बिल्कुल हेल्दी होते हैं, अच्छी डाइट की परहेज भी करते हैं, वॉक भी करते हैं, उसके बावजूद कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, तो ये फेमिलियर डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर डेफिनेटली है कि उनकी फैमिली में स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या इसके हवाले से कोई टेस्ट भी मौजूद है कि हम पहले अगर सेहतमंद भी हैं तो हम ये पता करवा लें कि हमें इस तरह के कोई चांसेस तो नहीं है होने के? उसमें तो बुनियादी तौर पर तो एक फिजिकल अपीयरेंस है इंसान की। अगर एक शख्स है कि बहुत वो हैवी वेट है, उसका वेट ज़्यादा, तो ये तो जाहिर नजर आने वाली चीज़ है कि ये शख्स जो है इसको स्ट्रोक का खतरा है। एक शख्स है वो ड्रग्स लेता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो वो डेफिनेटली वो आपको चीज़ें सामने मौजूद हैं कि ये कॉज कर सकती हैं फॉलिज का। ये सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है कि इंसान बैठा रहता है और मूवमेंट कम है, वो भी एक वजह है। अदरवाइज शुगर की और ब्लड प्रेशर की और कोलेस्ट्रॉल की, इन 3 चीज़ों की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो कि हर 40 साल के बाद एवरी ईयर हर बंदे की शुगर, बीपी और इन चीज़ों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। और इसका फिर इलाज क्या है? इलाज, सबसे अच्छा इलाज तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप उससे बचें कि आपको फॉलिज हो ही ना। तो उसके लिए तो आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका इसमें वही चीज़ आ जाती है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, कि आप अगर एक स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारते हैं, प्रॉपर वॉक करते हैं, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आपको फॉलिज के खतरात कम हो जाते हैं। उसके बाद अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल हाई है या कोई और चीज़ें हैं,
तो उनको डेफिनेट है कि आप प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ राब्ते में रहें और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर शुगर बीपी सही कंट्रोल रहेगा तो फालिज के रिस्क कम होते चले जाएंगे। रिस्क कम होते जाएंगे। और अगर एक शख्स को हो चुका है फालिज, तो क्या उसके बाद उसके सेहतयाब, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने के कितने चांसेस? देखिए, फालिज जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं कि ट्रीटेबल है। हमारे यहाँ आम कॉन्सेप्ट ये है कि फालिज काबिल इलाज नहीं है। एग्जैक्टली। और इस फालिज का सबसे बुरा इम्पैक्ट ये है कि ये पूरी फैमिली सफ़र करती है। फालिज की वजह से या तो अगर यंग आदमी है तो उसकी फैमिली को कमाने, अर्निंग हैंड उसका ख़त्म हो जाएगा। अगर ओल्ड आदमी है तो उसकी पूरी फैमिली उसकी खिदमत में, मतलब बहुत ज़्यादा इस पर अखराजात और टाइम का ज़िया है। तो अगर उसके लिए हम पहले से उसकी मैयज़ ले लें कि ये फालिज हो ही ना, और प्रॉपर ये है कि फालिज के सेंटर्स हों, जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक हो उसको इमीडिएटली स्ट्रोक सेंटर पहुंचा दिया जाए तो पेशेंट को हम बचा सकते हैं। अच्छा। उसको फालिज को, यानी बेशुमार किस्में फालिज की ऐसी हैं जो 100% ट्रीटेबल है। यानी फर्ज करें अगर नेक से या हार्ट से कोई लोथड़ा चला गया ऊपर और अगर हम उसको बर वक्त निकाल लें तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा। ये पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे स्ट्रोक सेंटर चाहिए, जिस तरह यहाँ कार्डियक सेंटर्स हैं, जैसे PIC है, ये हार्ट का सेंटर है, तो कम से कम हमें लाहौर में PIC के बराबर स्ट्रोक सेंटर चाहिए, कम से कम 2। यानी इस तरह ज़्यादा इसकी ग्रेविटी है। अभी कितने मौजूद हैं? अभी हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट कोई स्ट्रोक सेंटर नहीं, जिसको हम कहना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। जैसे हार्ट का आप देखती हैं PIC में सारे का सारा सिस्टम ही हार्ट से रिलेटेड है, तो ऐसे कोई भी ऐसा हॉस्पिटल अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं रखता इसका पूरे का पूरा सिस्टम स्ट्रोक से रिलेटेड। स्ट्रोक के डॉक्टर्स पहले तो बिल्कुल होते ही नहीं थे, अब आहिस्ता आहिस्ता न्यूरोलॉजिस्ट हमारे मुल्क में कुछ डेवलप हो रहे हैं। फिर न्यूरोलॉजिस्ट में भी स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि इसको मजीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो पॉकेट्स में तो ट्रीटमेंट्स हो रही हैं, जैसे जनरल हॉस्पिटल में हमारा स्ट्रोक सेंटर है, लेकिन वो पायलट प्रोजेक्ट है। 24 घंटे की उसके लिए हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि फालिज पेशेंट आए और हम उसको मैनेज करें। तो उसके लिए प्रॉपर पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट हमें स्ट्रोक सेंटर, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर कहते हैं, जिसमें एंजियोग्राफी की मशीन्स लगी होती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैन पावर, तो मैन पावर जो स्ट्रोक न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास हों, फिर इंटरवेंशन करने वाले लोग हों जो ब्लड वेसल्स के जरिए जाके उसको लोथड़े को निकाल लें, या बाज़ वक़्त इंजेक्शन लग जाता है। अगर 3 से 4 घंटे में मरीज़ आता है और उसकी ब्लॉकेड है नाली की, तो उसको हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें चांसेस होते हैं कि 30-50% पेशेंट का जब क्लॉट बर्स्ट हो जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। और जब पेशेंट ठीक हो जाता है डॉक्टर साहब, क्या उसको दोबारा से ये स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल, जिनको पहले स्ट्रोक है उनको चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं दोबारा स्ट्रोक होने के, लेकिन अगर प्रॉपर हैंड्स में प्रॉपर ट्रीटमेंट ली जाए तो उसके स्ट्रोक मिनिमाइज हम कर सकते हैं। और दूसरा डॉक्टर साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि जिनको फालिज का अटैक हुआ हो तो उनको ये आप हमें बता सकते हैं कि ये सही है कि नहीं, कि जंगली कबूतर का गोश्त खिलाना चाहिए, इस तरह की और भी टोटके करने चाहिए, क्या ये ठीक है उनके लिए? नहीं, इस तरह की कोई चीज़ हमारे यहाँ, जो कि जिस चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल ना हो, जिस चीज़ के बारे में अवेयरनेस ना हो, तो उसके बारे में पूरी सोसाइटी में मिथ होते हैं। बिल्कुल, ये कर ले वो कर ले, ये सारी मिथोलॉजी है, एक अटकल बच्चों की बात है जिनको आप कह लें, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद ब खुद ठीक होती हैं। जैसे किसी को अगर लकवा हो तो लकवा 3 से 6 महीने में खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाने वाली बीमारी है। ठीक है। तो जब लोग दम करवाते हैं या वो कबूतर का गोश्त खाते हैं, चूंकि वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाता है, तो उनको लगता है कि उस वजह से हो रहा है। लेकिन जहाँ पर रियलिटी में कोई स्ट्रोक हो जाए या बड़े प्रॉब्लम हो जाए, बाज़ का लकवे की कॉजेज ऐसी होती हैं जो अंदर ब्रेन ट्यूमर है या मल्टीपल और चीज़ें हो सकती हैं, तो उस हिसाब से हमें ट्रीट करना पड़ता है। तो ये अगर फालिज हो जाए तो उसके बाद अगर ट्रीटमेंट में जो थेरेपी होती है वो कितनी मुफीद होती है? ट्रीटमेंट में देखिए, थेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे यहाँ। जो अगर किसी को स्ट्रोक हो जाए, फर्स्ट कोई साइड वीक होती है उसकी, तो उसको बाकायदा न्यूरो रिहेबिलिटेशन चाहिए होती है। होता ये है कि कितनी देर तक कम से कम 2 to 3 मंथ चाहिए होती है। अगर बहुत अच्छे सेंटर्स हो तो वहाँ तो स्ट्रोक वाले मरीज को एडमिट किया जाता है और 2 महीने से पहले उसको घर ही नहीं भेजते। अच्छा। जब तक कि मुकम्मल उसकी खाने का प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम कहते हैं कि वो डेली वर्किंग उसकी बहाल हुई है कि नहीं हुई, उसका खाना पीना, उसका बोलना, इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जाता है, तो उसको मैक्सिमम रिजल्ट्स हम हासिल करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है वो चीज़ें अभी डेवलप हो रही हैं, ग्रेजुअली इंशाल्लाह उनकी चीज़ें पे काम हो रहा है और लोग इस पे लगे हुए हैं, और हमारा प्लान है कि फ्यूचर में हम इन चीज़ों को आगे लेके जाएं। बिल्कुल ऐसे ही, और सरकारी सतह पर भी इस हवाले से इक़दाम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं और स्ट्रोक स्पेशलिस्ट भी हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात की है कि जो फालिज का अटैक भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इस बीमारी में भी इजाफा होता जा रहा है, तो आप लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल जो है उसको तब्दील करना है, बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन करनी है, बहुत सी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना है, ताकि इस तरह की जो मूजी मर्ज है इनसे हम बच सकें। और ये काबिल इलाज बीमारी है, और अगर इसको बर वक्त इसकी तशखीस हो जाए तो आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब शोबिज़ न्यूज़ के हवाले से। तो पाकिस्तान की
सुपरस्टार माहिरा खान 37 बरस की हो गई हैं, जिनकी सालगिरह पर मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद की भरमार जारी है और हमारी तरफ से भी जनाब उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं। और ड्रामा सीरीज आपको बताएं कि हम सफर से शोहरत हासिल करने वाली माहिरा खान का शुमार पाकिस्तान की उन बेहतरीन एक्ट्रेसेस में होता है जिन्होंने ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी अपने फन का लोहा मनवाया है। और उन्होंने अपने शोबिस करियर का आगाज 2006 में बतौर वीजे किया था और 2011 में शुएब मंसूर की फिल्म बोल से फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा था और उनके ड्रामे हम सफर की शोहरत हमसाया मुल्क में भी पहुंची, जहां उन्होंने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के साथ अदाकारी के जौहर दिखाए थे और जनाब खूब कामयाबियां उन्होंने समेटी हैं। वेलकम बैक टू जागल। और जनाब ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि माली परेशानी और डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे जो हम परेशान रहते हैं और जिसकी वजह से हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खो बैठते हैं। और आज हमने इसी वाले से बात करनी है कि हमारे पास डिग्रीज तो मौजूद होती हैं लेकिन हमारे पास स्किल्स मौजूद नहीं होते हैं और हम कहीं पर जाते हैं, डिग्री तो हमारे हाथ में होती है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने करना क्या है, किस तरफ जाना है। अगर कहीं पर जाके इंटरव्यू देना है तो किस तरह का इंटरव्यू देना है, क्या पहन कर जाना है, सीवी किस तरह बनानी है, हमारे पास किस तरह के स्किल्स मौजूद होने चाहिए अगर हम कहीं जा रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो बैठते हैं। तो आज ये तमाम तर जो नौजवानों के मसाइल हैं इनको हमने आज डिस्कस करना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद फवाद साहब हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और लाइफ कोच भी हैं। उनसे ये तमाम तर सवालात के जवाब लेने हैं ताकि हमें भी पता चले कि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। अहमद फवाद साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया। आई एम ऑनर्ड। बहुत ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम लोग डिग्रीज तो हमारे हाथ में होती हैं, हम लोग प्रोफेशनल भी होते हैं, हमारे पास स्किल्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हमने जाके अगले के साथ बात कैसे करनी है। अगर हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो सीवी से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि सीवी कैसे बनाएं, ये हमें पता नहीं होता। तो हमें बताइए कि सीवी बनाते हुए हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है ताकि हम लोग अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे सीवी कोई देखे तो वो हमें रिजेक्ट ना करें। बिल्कुल ठीक। तो साथ साथ निभा एक चीज़ मैं साथ ये भी करता चलूँ कि सीवी में हम दो हिस्से कर लेते हैं इसके। एक ये कि क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद भी हम आते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैंने इसका रेफरेंस एक बुक में भी दिया था। मेरे पास एक सीवी आया, जस्ट टू टेल यू क्विक स्टोरी। उसमें नाम, एजुकेशन तो चलें वाज रेलिवेंट समहाउ, नीचे उन्होंने बताया आई कलर, हाइट और हेयर कलर एंड यस सब कुछ। और ये आपको मैं कोई आम नहीं बता रहा, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में सीवी आया मेरे पास। ओके। तो आई वाज जस्ट स्टन्ड। मैंने सारा पढ़ा 2-3 दफ़ा। मैंने कहा इसको क्या करूं मैं। ये पढ़ने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन के बाद मुझे क्या करना चाहिए कि ये कहीं और रेलेवेंट जगह पे फॉरवर्ड कर दूं या इस डिपार्टमेंट के लिए रखूं जहां आपने अप्लाई किया है। सो आई वाज क्लूलेस। तो पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि आपकी वहाँ पे सीवी के लिए हमें आपके आई कलर जानने की कोई जरूरत नहीं होती। आप लेंस लगा के आ जाएं, वी डोंट माइंड। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपकी हाइट वगैरह वो रेलेवेंट नहीं है। ओके। अच्छा, दूसरी चीज़ ये करते हैं टाइम्स के अच्छा सा सीवी किसी दोस्त का लिया। और मज़े की बात ये है, आप ये देखें, मैं इसको कहता हूँ ये ब्रोशर है आपका। तो आप कहीं पे जब जाते हैं जाके वहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट आपने किस तरह करना है। आप एक प्रोडक्ट के तौर पे मार्केट में पेश हो रहे हैं ना, और अपनी एब्सेंस में सीवी आपको प्रेजेंट कर रहा है अपनी एब्सेंस में। तो वहाँ पे आपका नजर क्या आ रहा है कि 4 कैंडिडेट्स का ऑब्जेक्टिव सेम है, ठीक है, और वही आपका भी है। मेरे पास जो सीवी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें उन्होंने लिखा हुआ आई वांट टू एक्सेल इन बैंकिंग सेक्टर। तो मेरा ताल्लुक टेल्को से था, तो बैंकिंग सेक्टर के बंदे को मैं टेल्को में क्यों लेके आऊँ। बिल्कुल। तो उसमें एक तो ये कि ऑब्जेक्टिव आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल जेनेरिक, वो होना चाहिए स्ट्रक्चर्ड, जो आप वाकई बनना चाहते हैं। आप 8, 10, 12 पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव्स मुख्तलिफ। अगर कॉपी करना है तो मोस्ट रेलिवेंट उस पर कॉपी करें ना, या फिर किसी अच्छे दोस्त से जिसकी अंग्रेजी थोड़ी सी अच्छी हो उससे आप लिखवा लें। ठीक है। तो अगर आप बिगनर की हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव की, ये मैं बात कर रहा हूँ लेस देन 10 इयर्स एक्सपीरियंस के दोस्तों की, तो ऑब्जेक्टिव आप खुद लिखें और किसी से करेक्ट करवा लें। ठीक है। दूसरी चीज, आपको जो भी सीवी बनाना है हर दफा नया सीवी बनाएं। ओके। जिस भी पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करना है, मतलब उसको अपडेट करते रहा करें। जी, कस्टमाइज्ड, अपडेट एंड कस्टमाइज्ड। ठीक है। मैं दोनों का फर्क बताता हूँ। अपडेट का मतलब है आपने कोई नई सर्टिफिकेशन की, उसमें ऐड कर लेंगे, कोई ट्रेनिंग्स ली ऐड कर लेंगे, क्वालिफिकेशन वगैरह। कस्टमाइज का मतलब ये है कि मेरा अपना अगर मैं बताऊं आपको, मेरा प्रोफेशनल करियर जो है आगाज में अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 मैंने क्रिकेट खेली हुई है।
तो मैं उसमें अगर मैं टेलको में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो क्रिकेट का मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कहाँ आएगा? एग्जैक्टली, हाँ। चाहे मैंने कोचिंग की हो, कुछ हाँ। भी किया हो, तो रेलिवेंट जो होगा इसको निकाल दूंगा मैं, ठीक चाहे है। इसमें मेरे 6 साल लगे हुए हैं, इसको निकाल लूंगा, उसमें मैं लगाऊंगा कि मेरा टेलको या बिजनेस इंडस्ट्री में या चले रेलिवेंट मीडिया में भी है तो वो कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है। सो कस्टमाइज मीन्स जब मैं आपके लेट से मैं यहाँ पे पेश करता हूँ अपना सीवी, तो मैं उसमें लिखूंगा कि मीडिया पे मेरी अपीयरेंसेस कैसी रही, मैंने क्या किया, क्या कंटेंट डिजाइन किया, क्या मतलब उससे रिलेटेड जो फील्ड में आप कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीजें कंटेंट होना चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता नहीं अहमद साहब कि ये चीजें हमें यूनिवर्सिटी लेवल में सिखानी चाहिए, जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे ये कम से कम सिखाया जाए, ताकि अगर हम लोग डिग्री लेने के बाद अगर मार्केट में जा रहे हैं जॉब इंटरव्यूज के लिए, सीवी देने के लिए, हम रिजेक्ट ना हो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा ये दुनिया ग्रुप को, मैंने बहुत सारे सेशंस किए हैं यूनिवर्सिटी में भी, वहाँ पे है यूथ के प्रोग्राम्स भी किए जाते हैं, यूथ लीडरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, वहाँ पे हमने करवाए भी हैं, सीवी पे भी, इंटरव्यू वगैरह पे भी। लेकिन बहुत सी जगहों पे ये मिसिंग पार्ट है। आप देखें हम क्या करें उस डिग्री को या उस अपनी सारी जो मैंने इतने वालदैन ने पैसे इकट्ठे हमारे ऊपर लगाए हैं, जब हमें ये पेश नहीं करना आ रहा कि मुझे बनना क्या है और जाना कहाँ पे है। सो यू आर राइट, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे एक तो उनको करना चाहिए। दूसरी बात यह है मुनीबा, बड़ी सादा सी और सिंपल, मैंने इंटर्नशिप वगैरह और इस सारे पे भी किया है भाई, वो अगर नहीं कर रहे तो करियर आपका है, यू हैव टू पुट एफर्ट्स। आपको दोस्तों के साथ मिलके, प्रोफेशनल्स के साथ बात करके ये देखना होगा कि क्या आप जब मार्केट में जा रहे हैं तो आप प्रोफेशनल नजर भी आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज का काम बिल्कुल है, लेकिन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी है, आपका करियर जाया हो रहा है। वो कहते हैं ना कि आपकी हर चीज वापस आ जाती है, वक्त वापस नहीं आता। एग्जैक्टली। तो अगर आपने वक्त जाया कर दिया इस चक्कर में कि यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं करवाया, तो यूनिवर्सिटी तो इज अर्निंग गुड मनी, उनका तो बिजनेस चल रहा है, आपका क्या चल रहा है? एग्जैक्टली। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर फ्यूचर। तो मुझे अहमद साहब ये बताइए, अगर जो मिड करियर में अगर लोगों ने अपनी सीवीज बनानी है तो फिर वो पहले क्या लिखे, एक्सपीरियंस लिखे या फिर एजुकेशन जो भी उनका करियर रहा है वो लिखे? इन एनी केस अर्ली हम 10 ईयर्स की हम बात कर रहे हैं तो दो हिस्सों में कर लेते हैं। एक जो बिल्कुल बिगनर है, ठीक है, BA BSc वगैरह करके जो आए हैं, और दूसरे हैं लेस देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। ठीक। इन दोनों को टॉप पे एक्सपीरियंस ही लिखना है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि जो बिगनर है वो क्या एक्सपीरियंस लिखेगा? भाई यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करें मुख्तलिफ इवेंट्स में, इवेंट्स करवाएं, इंटर्नशिप्स करें, इंटर्नशिप मुख्तलिफ जगहों पे करें। मैं अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इंटर्न्स आते रहे हैं, तो उनसे हम पूछते थे यार कहाँ पे क्या करके आए, तो कहते थे जी हम सिर्फ स्टेपल करते थे कागजों को, प्रिंटआउट्स निकालते थे और चाय पेश करते थे अपने सीनियर्स को। अच्छा। अगर आप ये कर रहे हैं या सीनियर्स ये करवा रहे हैं तो उनको रिफ्यूज करके किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपसे काम करवाया जाए। ये मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं इसमें मुनीबा, मुझे एक यूनिवर्सिटी में इत्तेफाक हुआ यूं ही सेशन करवाने का, तो मैंने उनसे सवाल किया, 100 के करीब स्टूडेंट्स थे और MBA फाइनल सेमेस्टर के। ठीक। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार आप लोगों में से कितने लोगों ने कोई जॉब एक्सपीरियंस लिया है या इंटर्नशिप की है? तो कैन यू बिलीव आउट ऑफ दोज 100 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमने किया। अच्छा, पहले तो मैं सरप्राइज हुआ, फिर मैंने कहा अच्छा चलें बताएं क्या हुआ। तो एक ने कहा कि सर वो जॉब शुरू की थी, पढ़ाई के साथ क्लैश था तो मैंने छोड़ दी। ठीक है। मैंने कहा ओके, फॉर दिस मोमेंट आई बाय योर पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे से मैंने पूछा, उसने कहा सर असल में ना तनख्वाह बहुत थोड़ी थी। मैंने अब्बू से बात की तो अब्बू ने कहा कि ये जितने पैसे तुम्हें वहां से मिल रहे हैं वो मुझसे ले लो, पॉकेट मनी दे दूंगा, पॉकेट मनी दे देता हूँ, वो मुझसे ले लो और पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा फिर मेरी तरफ से एक काम करिए, अपने वालिद साहब से कहिए मेरा सलाम दे के क्या बहुत अच्छे वालिद हैं, बेटे से बहुत प्यार करते हैं। दूसरा मेरा शिकवा उनको बताएं कि आपने अपने बेटे को दोनों हाथ काट दिए। बिल्कुल। तो ही वाज स्टन्ड के सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा भाई वो, मैं कहा कितना दे रहे थे? कहते 12,000। मैं कहा ओके, तो 12,000 पॉकेट मनी आपकी बढ़ गई, आप खुश हो गए, क्या वेले बैठ के खा लेंगे तो 12,000 घर से मिलता जाएगा। लेकिन आपकी तनख्वाह अगर 6,000 भी होगी, आपको गलियों में जाके चने और नान खाने पड़े तो वो 6,000 आपके महीने में खत्म नहीं होंगे। आपको मनी मैनेज करना आ जाएगी, बचाना आ जाएंगे और फिर इन्वेस्ट करना आ जाएगा। लेकिन जो आप वालिद साहब से ले रहे हैं इजी कम इजी गो, तो वो तो आप यूज कर लेंगे। मैं कहा आई एम श्योर आप 12,000 जो है ना, तो आप जिंदगी में रिस्क ही नहीं लेके पाएंगे ना कोई भी करने के हवाले से। और मैंने कहा 20-21 तारीख को ना वालिद साहब को कॉल करते होंगे पैसे खत्म हो गए, तो कहता है सर ऐसा ही होता है। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जाया आप हो रहे हैं, वालिद साहब भी मेहरबानी कर रहे हैं, इंडस्ट्री भी कोशिश कर रही है, नहीं कर रही। आपको केयरफुल होना पड़ेगा कि आपका करियर है तो आपको सीवी बनाना सीखना होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ब्रोशर है ये, जिसमें मैंने कहा कि टॉप पे एक्सपीरियंस लिखें। तो यूनिवर्सिटी का मैंने जैसे बात कर ली। दूसरा एक्सपीरियंस है, एक चीज होती है जॉब डिस्क्रिप्शन, एक होती है अचीवमेंट्स। ओके। मसलन मैं भी एंकर हूँ, आप भी एंकर हैं और हम यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आए हैं,
तो जॉब डिस्क्रिप्शन तो सेम है, वही काम आप करेंगे जो वही मैं करूंगा। फिर हम अचीवमेंट्स जो शो करेंगे वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, आपने अगर बताया कि मैंने लेट्स से इतने प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज किए हुए हैं और ये काम इस बड़े नाम का इंटरव्यू किया हुआ है, तो यू विल क्वालिफाई एंड आई विल बी रिजेक्टेड, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतना सा होगा कि मैंने 10 लोगों का इंटरव्यू किया समहाउ, और फिर मेरा पोर्टफोलियो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, सो एक्सपीरियंस मस्ट कंटेन योर अचीवमेंट्स। ठीक है, तो टॉप पे आप जब लिखें तो 4, 5, 6 अचीवमेंट्स भी लिख दें। दूसरी चीज उस अचीवमेंट में ख्याल रखें कि देयर शुड बी फिगर्स। फिगर्स का मतलब अगर मैं लिखूंगा कि मैंने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज किए हैं तो वुड नॉट बी एनफ, बहुत सारा ने किए होंगे। कितने सेलिब्रिटीज के जिसमें से आप बता सकते हैं कि ये 2-4 बड़े नाम हैं जिनके मैंने इंटरव्यूज किए हैं और इस जगह पे मौजूद हैं, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। सो फिगर एंड अचीवमेंट्स, ये है आपकी टॉप फर्स्ट हाफ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखें कि सीवी जब आपके पास आता है हमारे मैनेजमेंट के पास, तो इंटरनेशनल रिसर्च ये है कि 30 से 50 सेकंड मैक्सिमम लिए जाते हैं उस सीवी की पहली नज़र को देखते हुए, उसको नज़र डालते हुए, अदरवाइज फेंक दिया जाता है। अच्छा, तो आपने वो लिखना है जो 30 सेकंड्स में पता चल जाए, नजर आ जाए देखने वाले को कि अच्छा इसको भी मैं रखूंगा, 200 मेरे पास सीवी आए हुए हैं तो इस पे मैं 10 मिनट के बाद देखूंगा जरूर। ठीक है, तो उन 30 सेकंड्स को जहन में रख के आपने अपर हाफ डिजाइन करना है। और अगर इससे थोड़ा सा आगे चले जाए, इंटरव्यू के हवाले से हमें बताइए, हमें क्या क्या चीजें जो है उसको देखनी पड़ती हैं, ख्याल रखना पड़ता है कि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड भी लगे कि हम लोग जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले तो यू शुड लुक गुड। ठीक है, आपको अच्छा, लुक गुड का मतलब है प्रोफेशनल। मैं 2 चीजें आपको बताता हूँ। मेरे पास एक इंटरव्यू देने के लिए लड़का आया, तो वो वुडन फ्लोर था सारा, और वहाँ पे उसके शूज की टक टक की आवाज तो आ ही रही थी। उसने यहाँ पे एक ऐनक रखी हुई थी अपने, ओके, जीन्स में था, शूज भी कैजुअल, और यहाँ पे ऐनक रखी हुई। एक पुरानी फिल्म आई थी उसमें स्टाइल था हीरो का, तो वो वॉक भी वैसे ही कर रहा था। ठीक है, तो अच्छा, हमने ये आप ये देख लिया करें, जो भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जब इंटरव्यू लिया जा रहा होता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो कमरे के आखिर पे बैठे हुए होते हैं, तो वो वहाँ से कमरे से आपको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि इसकी वॉक में कॉन्फिडेंस कैसा है, प्रोफेशनलिज्म कैसा है, वो आते हुए देखते हैं। हमने यही किया हुआ था। सो तकरीबन उसमें आप समझ लें 20 एक कदम का डिस्टेंस था। सो ही वाज रिजेक्टेड देयर एंड देन कि आप क्या बन के आए। अच्छा, दूसरी चीज जिसका आपने ख्याल रखना है, प्रोफेशन तो है, प्रोफेशनल लुक तो है ही आपकी। अबाउट फीमेल्स अगर आपके पास वक्त है तो मैं अच्छा, आई फाउंड समवन जो कि आए इंटरव्यू के लिए, मैंने जैसे कहा वुडन फ्लोर था, तो उन्होंने एक अपने पाँव पे वो आवाज वाली जो होती है ना, क्या कहते हैं, पायल, जी जी, वो पहनी हुई थी। हाँ। दूसरा खाली था जी। उसका मैं अंदाजा हुआ रूम में एंटर होने से पहले, क्योंकि दूर से आवाज एक आती जा रही थी, एक तरफ से छन की आवाज आती थी, एक तरफ से टक की आवाज आती थी। सो ये जब आवाज आना शुरू हुई तो हमने कहा कि समवन एक्सट्रीमली अनप्रोफेशनल इज कमिंग। तो ये वाली चीजें आपकी जो हैं, जो लुक मतलब में बिल्कुल छोटी छोटी सी, ये मेरे ख्याल से चीजें जिनको हम लोगों ने मद्देनजर रखना होता है अगर कहीं भी हम जा रहे हैं। एक तो सीवी के हवाले से, दूसरा अपनी अपीयरेंस के हवाले से कि हमने अगर प्रोफेशनल तरीके से अगर जाना है तो वो हमारी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। माहौल को देखकर आप लोगों ने अपनी जो ड्रेसिंग सेंस है और बाकी चीज़ों को भी मद्देनजर रखना है। अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं एंड लाइफ कोच हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब कि आपने वक्त निकाला और यहाँ पर आए हैं और हमें टिप्स देकर जा रहे हैं इतनी अच्छी, ताकि जो नौजवान नस्ल हमें देखती है उनके लिए इजी हो जाए चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे यहाँ पे जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए सोने शहर लाहौर की, जिसकी खूबसूरती गहनाती ही जा रही है। बागों का शहर गंदगी की अलामात बनकर रह गया और स्मॉग ने ऐसे डेरे डाले हैं कि जान छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। और हर रोज ये तकलीफ दे खबर सुनने को हमें मिलती है कि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। और गुज़श्ता 5 सालों से लाहौर और लाहौर के बासी इस अजियत का शिकार है। हर साल हुकूमत की जानिब से बुलंदोबांग दावे भी किए जाते हैं, बड़े बड़े ऐलानात भी किए जाते हैं, लेकिन मामला जूं का तूं बरकरार रहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गुज़श्ता कई सालों से माहौलियाती आलूदगी और इसके हाल और मुस्तकबिल में नुकसानात के हवाले से आवाज उठाई जा रही है और उनकी तरफ से कई ऐलानात भी सामने आए हैं। लेकिन उसके बावजूद शहर को सरसब्जो शादाब बनाने का जो मिशन है वो मुकम्मल ही नहीं किया जा सका। और वज़ीर आज़म की बिलियन ट्री सुनामी मुहिम के तहत शजरकारी को पसे पुश्त डाल दिया गया। शहर लाहौर में मजीद शजरकारी का अमल तातुल का शिकार है इस वक्त।
तो साल 2021 में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के हवाले से क्या क्या इकदाम किए गए हैं, शजरकारी की जो मुहिम है वो क्यों सुस्त रवि का शिकार है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाफिज ज़िशान साहब हैं, वाइस चेयरमैन हैं PHA के। सर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर जैसे मैं बात करी थी कि PHA शहर जो है शहर लाहौर में वज़ीर आज़म के बिलियन ट्री सुनामी शजरकारी मुहिम के हवाले से वो जिम्मेदार है, वो इस सारी चीज़ों का टेक ओवर कर रहा है, लेकिन जो विंटर प्लांटेशन के हवाले से हम देख रहे हैं कि वो मुहिम जो है उस पर से पुश डाल दिया गया है। क्या वजूहात है, क्यों तातुल का शिकार है ये जो मुहिम है? देखिए, एक तो पिछले 3 साल का अगर मैं अहवाल बयान करूं तो हमने 20% ज़ायद प्लांटेशन की जो पिछले दौर में 2013 से 18 तक के दरमियान की गई, और हमने इंडिजिनस 13 लाख दरख्त लगाए और आपके कैमरास दिखाते रहे हमारी मुख्तलिफ कैंपेन्स को। मौसम सरमा में दरख्त की ग्रोथ उस तरह नहीं होती, तातुल का शिकार बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हम जो फरवरी से शुरू करने जा रहे हैं मुहिम, उसकी पूरे ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। और अभी जो आपने वज़ीर आज़म के हवाले से बात की, तो आप ये देखें कि अगर ये इक़दाम भी ना होते, बिलियन ट्री सुनामी भी के तहत दरख्त ना लगाए जाते, तो फिर यहाँ पे माहौल और माहौलियाती आलूदगी के एतबार से हम कहाँ पे खड़े होते। तो हुकूमत ने तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, और सबसे पहले 2008 में पहली दफ़ा माहौलियात पे एक मिनिस्ट्री कायम की गई, और जिस पे अमली इक़दाम जो थे वो तो 2018 में शुरू हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वज़ीर आज़म इमरान खान और बिलखुसूस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस पे भरपूर इक़दाम उठाए। अब जो बात आप स्मोक की कर रहे हैं, तो स्मोक के अगर आप पिछले 5 साल आप देखें, तो जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 550 से तजावज़ कर जाया करता था, तो आप पिछले 3 सालों का सिर्फ आप स्टैटिस्टिक्स ले लें तो आपको पता चलेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 550 से तजावज़ कर जाता था, अब वो 300 की एवरेज में रहता है। ये कभी बढ़ जाता है, कभी ये कम हो जाता है। तो हमारी ये कोशिश है कि आने वाले जो दो तरह के हमने इक़दाम किए, एक थी शॉर्ट टर्म पॉलिसी जिसके तहत हमने अर्बन फॉरेस्ट को प्रमोट किया, और दूसरा लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी, उसके तहत हमने दरख्त लगाए। अब दरख्त रातों रात तो नहीं बड़ा होगा, 3 साल में जो हमने दरख्त लगाए हैं, लेकिन सर अभी 4 माह से PHA ने कोई भी दरख्त नहीं लगाया है। कहाँ पे? 4 माह से अभी तक जो रिपोर्ट्स में आ रहा है, जो डेटा में आ रहा है, वो 4 माह से अभी तक PHA ने एक भी दरख्त नहीं लगाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगस्त तक देखें कि हमारी अगस्त में जो कैंपेन थी, जो सितंबर में ख़त्म हुई, जो हमने शहरियों में दरख्त तकसीम किए, उसके बाद हमने 7 से 8 फीट कद के दरख्त लगाने का अमल शुरू किया। कैंपेन तो जारी है। अच्छा। अब सिर्फ सर्द मौसम की वजह से, तो इसलिए सुस्त रवि का शिकार है, कैंपेन जारी है। मौसम फेवर में नहीं है। अच्छा। अब जब वेदर बदलता है और इस तरह के जब आते हैं, देखिए आप ग्रॉस जो है वो कम हो जाती है, दरख्त की वो जो धूप है वो उस तरह नहीं होती, तो हम इसमें तैयारी करते हैं, अपना एक मोमेंटम बनाते हैं, जो फरवरी में हम प्लांटेशन करने जा रहे हैं। तो अभी जो जारी है शजरकारी जो मुहिम है, हर तरह की हमारी तैयारी मुकम्मल है। हमारी नर्सरियाँ जो हैं वो भरी पड़ी हैं, जिसमें दरख्त इकट्ठे किए जा रहे हैं, डोनर्स को इकट्ठा किया जा रहा है, और एक भरपूर तरीके से हम फरवरी में कैंपेन चलाने जा रहे हैं। लेकिन सर जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोगों ने इस साल, जो आप लोगों ने फिगर्स बताए हैं कि बहुत सारे दरख्त लगाए गए हैं ताकि ये माहौलियाती आलूदगी को काबू में किया जा सकता है, लेकिन काबू में तो नहीं आई सर। देखिए, अगर सिर्फ आप ये समझते हैं कि दरख्त लगाने से ये स्मोक का खात्मा हो सकता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए तो बहुत सारे एलिमेंट हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूँ, लाहौर चूँकि एक तरक्की याफ्ता एक सिटी है, पूरा पाकिस्तान का फ़्लो यहाँ पे होता है, बिलखुसूस पंजाब का। जब दूसरे शहरों से लोग हिजरत करते हैं एजुकेशन के लिए, सेहत के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, रोज़गार के लिए, तो शहर लाहौर का दबाव बढ़ता है। जब आबादी बढ़ती है तो फिर वो ट्रैफिक का फ़्लो भी बढ़ता है, और फिर सनती जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ज़्यादा काम करती हैं। तो अब जब सनतें दिन रात काम करेंगी, जब ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होगा, जब कंस्ट्रक्शन, जब हमने हमारी जो हुकूमत की पॉलिसी थी कि हम रोज़गार देंगे, नया पाकिस्तान स्कीम के तहत लोगों को घर देंगे, तो फिर ईंटों के भट्टे भी मुतहरक होते हैं, वो भी काम करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट हैं। और ये स्मोक कोई तहरीक इंसाफ के दौर की इजाद तो नहीं है ना, ये तो उससे पहले हमने तो इसके लिए इक़दाम किए। तो ये वो सारे एलिमेंट थे जिसकी बुनियाद पे हमें स्मोक का सामना है। लेकिन मैं आपसे फिर एक दफ़ा कहता हूँ कि आप पिछले सालों के
स्टैटिस्टिक्स को लें और आपको पता चलेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कम हुआ है, बड़ा नहीं है। 550 जो जाया करता था आज वो 300-350 तक की रेंज में है। हमारी कोशिश है जो हमने इकदाम किए और मैं आपको गारंटी से और बड़ी सर क्या पीएचए की जानिब से कार्रवाई होती है अगर कोई गैर कानूनी तौर पर दरख्त काट दिए जाते हैं तो? इसकी सिर्फ मैं आपको एक मिसाल, मेरे घर के बिल्कुल साथ एक ऐसा दरख्त है जिसका झुकाव जो है वो रोड के ऊपर है और अगर मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ तो मेरे सिर्फ एक चंद सेंटीमीटर ऊपर वो दरख्त है और वो हादसात का बायस बन सकता है और हुए भी हैं हादसा। तो उसको कटवाने के लिए पिछले 6 माह से मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो ना मैं कटवा सका। यानी ये इतना मुश्किल काम है कि मेरे घर के पास जो दरख्त इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है उसको कटवाने के लिए भी मैं अभी तक प्रोसेस में ही हूँ। बकायदा कोर्ट में जाना पड़ता है, बकायदा हमारी सर्वेज होते हैं, पीएचए की टीम बैठती है, वो सर्वे करती है, अपनी रिपोर्ट अदालत में देती है, तो अदालत की परमिशन के बाद वो दरख्त जो इंतहाई नागजीर हो उसके बाद उसको साबित करना पड़ता है, सर्वेज रिपोर्ट साथ लगती हैं, उसके बाद दरख्त। यानी आप ये समझ लें कि ये बड़े जुराम में से एक है और इसको कम से कम पीएचए इतना हौसला नहीं रखता कि वो दरख्त काटे। और दूसरे जो लोग काट रहे होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, उनके खिलाफ फौरी एफआईआर दर्ज होती है और गिरफ्तारी का अमल फौरी होता है। इसमें जीरो टॉलरेंस है, न सिर्फ ये पीएचए की बल्कि हुकूमत की भी पॉलिसी यही है। और सर क्या लगता है आपको, मतलब ये माहौल जो हमारा साफ कब तक हो जाएगा, कितने और हमें इसके हवाले से इकदाम करने की जरूरत है आलूदगी को भगाने के लिए? देखिए हुकूमत ने क्या करना था, हुकूमत ने दरख्त लगाने थे वो लगाए। आप देखें कि जो हमारे ईंटों के भट्टे थे उसको जिगजैग टेक्नोलॉजी पे ले गए। हुकूमत ने इकदाम किए, अब जरूरत है आपको और मुझे इनफरादी तौर पे अपना रोल प्ले करने की। ठीक है सर, आपने हमारे साथ ही रहना है। जैनुल आबदीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो फील्ड में इस हवाले से रिपोर्टिंग भी करते हैं। जैन, आपको खुश आमदीद कहते हो जागो लाहौर में। मुझे बताइएगा शजरकारी मुहिम के हवाले से क्या ग्राउंड रियलिटी है? शुक्रिया मुनीबा आसिफ। ये वाइस चेयरमैन पीएचए हाफिज ईशान रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है कि उन्होंने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए बड़े दरख्त लगाए हैं। तो मेरा इनसे सवाल ये है कि इस विंटर फेस्टिवल में कोई ऐसी मुहिम का नाम बताएं जिसके तहत इन्होंने दरख्त लगाए हों, कोई एक मुहिम। गुज़िश्ता 3 सालों में तो इस मुहिम के तहत जो दरख्त हैं वो लगते रहते थे, इस साल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, आखिरी जब मिल्वॉकी जंगल का इफ्तिताह किया गुलशन इकबाल पार्क में, उसके बाद कौन सा मिल्वॉकी जंगल इन्होंने अभी तक लगाया है? फिर ये कि अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत जो मजीद इस साल भी जो इन्होंने टारगेट रखा था कि हम 5 लाख जो दरख्त हैं उसको पूरा करेंगे, क्या वो 5 लाख दरख्त पूरे हो गए हैं? क्या जो मिल्वॉकी और अर्बन फॉरेस्टेशन के तहत जो 3 साल का प्लान था कि शहर लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो नीचे आ जाएगा, आज भी स्मोक की वजह से जो शहर लाहौर है वो आलूदगी में पहले नंबर पे है। तो इस कदर इकदाम करने के बावजूद अभी तक जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा? क्या सिर्फ इस तरह लोगों में पौधे तकसीम करके या अवेयरनेस दे के तो नहीं शहर को बचाया जा सकता? इसके लिए अमली इकदाम करने की जरूरत है। जो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी पंजाब गवर्नमेंट को कि हमें मिल्वॉकी जंगल के लिए फंड दिए जाएं, क्या वो अब पीएचए को मिल चुके हैं? क्या जो एलडीए की स्कीमों में मोहलनवाल, जुबली टाउन और एवेन्यू 1 में मिल्वॉकी जंगल लगाए जाने थे, क्या वो लगाए जा चुके हैं? तो जमीनी हकायक कुछ और कहते हैं। सर क्या जवाब देंगे इसका? देखिए, एक तो शेख ज़ैनुल आबिदीन एक बाखबर जर्नलिस्ट हैं और ये हमारी मामलत भी करते हैं, हमारी जहाँ पे कोताहियाँ होती हैं वहाँ पे निशानदेही भी करते हैं। मैं इस जो भी इन्होंने बात की इसमें भी बहुत कुछ मैंने इनसे सीखा है। तो बात ये है कि जो जुबली टाउन का इन्होंने बताया, जो एलडीए के ज़ेर एहतमाम लगने थे, वो तो फंड्स की वजह से नहीं लगे। अच्छा। एलडीए जब हमें फंड्स ट्रांसफ़र करेगा। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो हमारी डोमेन में थे, जो हमने प्लान किया था जंगल लगाने का 62, वो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। अब इसमें जो रह गए हैं उसमें 2 वजूहात हैं। कुछ तो एलडीए की सोसाइटीज़ में, जैसे अभी जुबली टाउन का कहा गया, और एलडीए के मुख्तलिफ, तो वहाँ पे एलडीए से हमारी बातचीत भी चल रही है। जैसे ही वो फंड्स हमें फ्राहम करेंगे तो हम वो इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। दूसरा, एक मौसम बड़ा एक मैटर करता है कि अभी वेदर उस तरह सपोर्ट नहीं करता दरख्त लगाने के अमल को। इसकी वजह से भी तातुल का शिकार नहीं है, लेकिन हमने मौसम की वजह से
हिकमत अमली के तहत इसको आर्जी तौर पे थोड़ा कम किया। ठीक है। और सर हम यही चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप लोग जो बता रहे हैं, ये जो आप लोग ऐलानात कर रहे हैं, इस पर अमल दरामद भी ज़रूर करें और ये जो हम माहौल जो आलूदा होता जा रहा है इसको हम लोग काबू में लेकर आ सके। हाफिज ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाइस चेयरमैन PH है। सर बहुत शुक्रिया। और ज़ैनुल आबिदीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया है। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए मॉडर्न ज़माने के मॉडर्न ट्रेंड्स के हवाले से। तो प्रोग्राम के जैसे पहले हिस्से में हम बात कर रहे थे बेरोज़गारी और उसकी वजूहात के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि हमें नौजवान नस्ल की ये सोच भी चेंज करने की ज़रूरत है अब कि डिग्री का हसूल इसलिए ज़रूरी है कि इसकी बेस पर हमें नौकरी हासिल की जाए, क्योंकि दुनिया भर में अब इकनॉमिक ट्रेंड्स चेंज होते जा रहे हैं और यंगस्टर जो हैं वो नौकरी की बजाय अब ई-कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स और डिजिटल सोर्स ऑफ इनकम की तरफ आ रहे हैं। और हमारे इर्द गिर्द भी कई ऐसे लोग मौजूद भी होंगे जिनको आप लोग भी जानते होंगे और हम अपने प्रोग्राम में भी ऐसे लोगों को दावत देते रहते हैं। और खुशाइन बात इसमें यह है कि ख़वातीन और यंग लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस तरफ आ रही है। तो आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही मेहमान से करवाने जा रहे हैं जो निहायत ही कामयाबी के साथ एक ऑनलाइन स्टोर रन कर रही हैं, जहां फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स आसानी से मिल जाती हैं आप लोगों को। और एंटरप्रेन्योर्स होने के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। तो उन्होंने ये सिलसिला कब से शुरू किया और कैसे कामयाब हुई हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मीना सलमान मौजूद हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। मीना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली आई एम हियर विद यू। मीना, आपने जो ऑनलाइन स्टोर आप रन कर रही हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के हवाले से और भी सो ऑन बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, तो हमें बताइएगा कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ, क्या सोच आपके इसके पीछे थी? सोच जब मैंने शुरू किया था तब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि आज हम लोग यहाँ तक इसको लेके पहुँचेंगे। तब उस वक्त मैं थोड़ा लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी बिकॉज़ हम लोग उस वक्त नए नए UAE मूव हुए थे और मैं जॉब्स वगैरह ढूंढ रही थी और मुझे कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो फिर खैर उस वक्त मेरे हस्बैंड ने मुझे मौका दिया। उन्होंने मुझे पूछा बेसिकली कि तुम्हें क्या करना पसंद है, तो मैंने उनको बहुत सिंपली बताया शॉपिंग। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया क्यों ना शॉपिंग से ही रिलेटेड कोई चीज़ शुरू की जाए। तो फिर मुझे उस वक्त आइडिया आया कि हम लोग क्यों ना बैग्स इंपोर्ट करके हम उनको सेल करना शुरू करें। और उसी वक्त में UAE के अलावा पाकिस्तान में भी ये ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जो थी आहिस्ता आहिस्ता अपने उस पर मतलब डेवलप हो रही थी। यू नो लाइक सोशल मीडिया पे जो ग्रुप्स वगैरह जो आपको मिलते हैं वहाँ पे लोग काफ़ी अपनी ऑनलाइन चीज़ें वगैरह सेल करते हैं। उसमें तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब घर के सोफ़ों से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, बच्चों के कपड़े, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, तो आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। तो तब हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना शिफ्ट करना शुरू किया और फिर हम लोग मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे ज्वाइन किया। उस वक्त मुझे वो आधा सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो उस वक्त जॉब भी कर रहे थे। फिर हमने कराची में अपनी टीम फॉर्म की और मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि हमें बहुत अच्छे लोग मिले जो आज तक हमारी टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं और फिर और लोग इस कारवां का हिस्सा बनते रहे और फाइनली आपके सामने जो है हमारी वेबसाइट। और कब से आपने स्टार्ट किया, कौन से ईयर में ये? देखिए इसको मैंने थोड़ा पहले शुरू किया था लेकिन तब मैं इतना सीरियसली नहीं ले रही थी। 2017 इज़ द ईयर जब मैंने इसको काफ़ी सीरियसली परस्यू करना शुरू किया और मुझे लगा कि बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान इज़ अ बिग मार्केट और यहाँ पे बहुत कमी है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की और सही प्रोडक्ट्स की, ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया और हम लोग इम्पोर्ट करते थे प्रोडक्ट्स और उनको सेल करते थे। हमने वेबसाइट पे काम करना शुरू किया। जब मैंने शुरू किया था मुझे बिल्कुल पता नहीं था वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, तो उसको हमने लिटरली सीखा है कि उसके एरर्स, उसकी मुश्किलात और किस तरह से बैक एंड फ्रंट एंड पे कितने इश्यूज होते हैं, इन्वेंट्री को मैनेज करना। तो वो हमने खुद ही इस जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा है। मतलब ऑनलाइन बिजनेस भी इतना आसान नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन सिर्फ पेजेस बना लिए, वेबसाइट्स बना ली तो हम लोग इजी होके बैठ गए हैं। नहीं, इसके पीछे बहुत काम होता है और हर डिपार्टमेंट का एक अपना काम होता है। मार्केटिंग अपना काम कर रही होती है, जो इन्वेंट्री और ऑपरेशंस होते हैं आपने लोगों की चीज़ें लोगों के घर तक पहुंचानी है, किस तरह पहुंचानी है, सेफली किस तरह पहुंचानी है, उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए उसका हिसाब भी बहुत रखा जाता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों को। बिल्कुल आपको एक हर चीज़ स्मूथली फ्लो करनी पड़ती है। तो उसमें ऑब्वियसली मुश्किलात भी होती हैं, आप सीखते हैं ऑन द वे कि कितना आप इसको स्मूथ कर सकें प्रोसेस। और दूसरा में ना ख़वातीन के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको पता है कि उनकी
की एक कह लें कि पसंदीदा चीज़ होती है। तो हमें बताइए क्या ज़्यादा डिमांडिंग आता है लेडीज़ की तरफ से और हॉट फेवरेट उनकी क्या चीज़ होती है? अच्छा पता क्या मुनीबा, द थिंग इज कि जैसे सोशल मीडिया ने पेनिट्रेट किया है हमारी लाइफ में, तो उससे लोगों की नॉलेज जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, यू नो, आपको ट्रांजिशन वीडियोस देखने को मिलते हैं, आपको मेकअप वीडियोस, कौन सा कंसीलर, कौन सा फाउंडेशन। सो मेकअप में मेरे ख्याल में फाउंडेशन की सबसे ज़्यादा एवरीबडी वांट्स के उनकी जो स्किन है वो नेचुरल दिखे। बहुत अब आजकल यू नो हैवी पिगमेंटेड और बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाने को पसंद नहीं किया जाता, तो वो नेचुरल जो नो मेकअप लुक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप इजीली अपने स्किन पे कर सकें, तो मुझे लगता है फाउंडेशन और स्किन के जो के करीब जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें बीबी क्रीम्स और सीसी क्रीम्स आती हैं, तो ये ज़्यादा इन डिमांड रहती हैं। लोगों को होता है कि वो बेहतर से बेहतर की तरफ जाएं। और सीरम्स भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्या उनकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल में कोविड और पैंडेमिक में हमने यही सीखा है कि क्योंकि हम लोग कहीं जा नहीं रहे थे, हम घर पे थे, तो स्किन केयर की तरफ सबने बहुत तवज्जो दी और सबको लगा कि अपनी नेचुरल स्किन जो है उसको हम लोग ज़्यादा फ्लॉन्ट करें। इवन हमारे स्किन पे अगर एक्नी है और अगर पोर्स हैं, टेक्सचर्ड स्किन है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल स्किन ऐसी ही दिखती है, यू नो, फोटोशॉप की हुई ना की हुई स्किन। सो अपनी मेरे ख्याल में स्किन के ऊपर लोगों ने बहुत तवज्जो दी और लोगों ने कोशिश की कि अपनी स्किन को रिलैक्स करें, मेकअप से थोड़ा सा ब्रेक दें और यू नो उसको हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज करें। और आपको पता है ग्लोई स्किन की तो वैसे ही हम लोग काफ़ी कोशिशें करते हैं कि स्किन हमेशा यू नो फ्रेश लगे, हेल्दी लगे, फ्रेश लगे, वन टोन हो और अच्छी लगे, बिल्कुल जो देखने में अच्छी लगे। तो मुझे बताइए बहुत सी जो हम लोग ख़वातीन ही हैं तो उनका ये होता है कि हमें जो बाहर से चीज़ें आती हैं जो इंपोर्ट की जाती हैं लंदन से, अच्छे अच्छे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हों या पेरिस से आ रही हों, ओरिजिनल चीज़ें हों, तो ऑनलाइन बिजनेस में इस चीज़ को किस तरह टैकल किया जाता है? क्या ऑनलाइन स्टोर्स पर हमें इस तरह के अवेलेबल होती हैं प्रोडक्ट्स जो ओरिजिनल हों? जी बिल्कुल। देखिए जब मैंने शुरू किया था तो कुछ ई कॉमर्स पे बिजनेस पे ऐसा होता है कि आपको यू नो फेक प्रोडक्ट्स मिलती हैं, लेकिन जब मैंने शुरू किया हमारा शुरू से यही स्टैंड था कि चाहे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़े लेकिन चीज़ आपको ऑथेंटिक मिलेगी। कल को आपने क्वालिटी रखनी है। हाँ। अगर आपने 10-12 हज़ार की अगर आपने मेकअप पैलेट ली है या कोई सिरम में इन्वेस्ट किया है, तो इतनी मेहनत के बाद आपको मिलेगा वो इंतज़ार के बाद, उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए या हम अगर हमें वो ना हो, रिग्रेट ना करना पड़े कि हम लोगों ने इतना पैसा ज़ाया कर लिया है। मैंने जैसे आप बात करी थी कि सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम अब देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत से ऐसे स्टोर्स हमें मिलते हैं जहाँ पे बेतहाशा चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं। तो अगर हमने कहीं वेबसाइट से या किसी पेज से चीज़ें ऑर्डर करनी है तो हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि फ्रॉड ना हो या ख़राब चीज़ें हमारे पास ना डिलीवर हो? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत ज़रूरी है अपने आप को इक्विप करना इस इंफॉर्मेशन के साथ, सो दैट आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो उसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है रिव्यूज़। जब आप रिव्यूज़ पढ़ते हैं किसी पेज के तो आपको उससे काफ़ी आइडिया हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो आपको बहुत हेल्प करती है उसी वेबसाइट का सोशल मीडिया हैंडल। जब आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे काम किया हुआ है, कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स या कितने ज़्यादा उन्होंने कंटेंट किस किस्म का क्रिएट किया हुआ है, या इसमें उनका सोशल मीडिया पेज वेरीफाइड है कि नहीं है। जब आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो उसको आपको अंदाज़ा होता है कि यू नो इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं ये ओरिजिनल है, ऑथेंटिक हैं और किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होता है। तो ये जो चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। जब आप रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़ते हैं उसमें ऑब्वियसली आपको हर किस्म के रिव्यूज़ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने ऑर्डर प्लेस करना है तो मेरे ख्याल में अगर आप छोटा ऑर्डर प्लेस कर लें जस्ट टू चेक कि ये जो वेबसाइट है ये ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। अच्छा। मैं काफ़ी मुझे एडिक्शन है, आई थिंक तभी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। तो ये मेरे फ्यू टिप्स हैं जो आई रियली वांट के लड़कियों को और औरतों को समझ में आए ताकि वो किसी ख़राब एक्सपीरियंस से बच सकें। और दूसरा रिटर्न पॉलिसी के हवाले से मैं बताइए, क्या हर वेबसाइट की होती है रिटर्न पॉलिसी? क्योंकि जब कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई चीज़ गलत आ जाती है, फिर वो क्लेम भी नहीं हम कर पाते। देखिए उसमें ज़ाहिर है अगर वेबसाइट ऑथेंटिक है और उनका सोशल मीडिया पे अगर आप जाके उनका कंटेंट देख सकते हैं, और अगर आप जब जाके उनके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जब आप उनके बारे में उनकी पॉलिसीज़ अगर आप पढ़ लें तो आपको बहुत हेल्प हो सकती है। हमारी जो वेबसाइट है उस पर रिटर्न पॉलिसी जो है वो बिल्कुल है। अगर प्रोडक्ट ख़राब हो गई या बीच में कभी डैमेज हो जाता है तो भी रिटर्न, और अगर आपको पसंद नहीं आई
तो तब भी हम आराम से रिटर्न कर सकते हैं। जूतों में बड़ा मसला होता है कि जूते साइज का मसला आ जाता है। हाँ, और कपड़ों में भी यही इशू होता है, तो रिटर्न पॉलिसी और, हमें बहुत और open दूसरा रखनी है। हमें ना एक बहुत बड़ा मसला आता है कि ऑनलाइन स्टोर में कि वहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा लगती हैं और उनकी जो प्राइस होती है वो बहुत ज़्यादा लेस होती है, कम होती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि बहुत से लोग फिर ये कहते हैं कि शायद ये ओरिजिनल नहीं है, ये सही नहीं है, इसलिए इनको इतने कम प्राइस पर बेच रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल में जो ई कॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है, यही एक चार्म है कि आपको बेस्ट, जितनी भी आप बड़ी आप यूएस और यूके की टॉप वेबसाइट्स उठा लें, हमेशा उन पे ऑन एंड ऑफ सेल लगी रहती है। देखिए जो रिटेल है, रिटेल का एक अपना मॉडल है और रिटेल के एक अपने खर्चे होते हैं। ठीक है, आपने किसी मॉल में फॉर एग्जांपल आपने स्टोर लिया, तो उसकी अपनी कॉस्ट होती है। लेकिन ई कॉमर्स में ये सारी चीज़ें माइनस हो जाती हैं, बिकॉज उसमें आपने वेबसाइट को मेंटेन करना होता है। इसीलिए जो प्राइसेस हैं वो आपको कम मिलती हैं और उसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं, बहुत सारी कैंपेन्स चल रही होती हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स डेफिनेटली ओरिजिनल होते हैं। बिकॉज हम भी जितने भी अपने प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मतलब बेस्ट दुनिया की वेबसाइट्स हैं जहाँ से सब लोग शॉपिंग करते हैं, वहीं से हम भी सोर्स करते हैं। ठीक है जी, मीना सलमान एंटरप्रेन्योर मौजूद थी हमारे साथ। मीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं और हमें टिप्स देकर जा रही हैं कि किस तरह हमने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए दरकार होती हैं। तो जनाब, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे आपने इजाज़त देनी, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।